नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है उद्धव ठाकरे और राहुल नार्वेकर जी का। जी हाँ, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव जी का कहना है कि जो राहुल नार्वेकर जी ने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है, और राहुल जी का कहना है कि जजमेंट बिल्कुल घटना के आधार पर हमने किया है। तो इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट हैं विवेक जोशी जी। हम इसे जानेंगे कि आखिर में जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाया है उबाठा और राहुल नार्वेकर जी का, इसमें कितना तथ्य सही है, क्योंकि दोनों अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्या फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट तो आगे बताएगा। लेकिन इसके पहले भी हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने विवेक जोशी जी के साथ में वीडियो बनाया था, और जो उन्होंने बताया था ठीक उसी तरह जो है राहुल नार्वेकर जी ने अपना जजमेंट दिया था। सर, सबसे पहले वो जिक्र करेंगे जो हमने मेरे ख्याल 2 महीना पहले हमने बताया था कि जो राहुल नार्वेकर जी का जो जजमेंट रहेगा वो किस तरह का होगा, और शिवसेना की जो घटना है उसमें भी वो भी जिक्र किए थे हमने। उसके बारे में बता दीजिए जरा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी वो तारीख सर आज मुझे याद है, शायद 22 सितंबर 2023 की तारीख थी, जिस समय पे हमने अपना पहला वीडियो बनाया था कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ये जजमेंट किस तरह का होगा जी। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से जो राहुल नार्वेकर जी हैं उनको डायरेक्शन दिया गया था कि भाई आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि दोनों में से पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है, मतलब असली शिवसेना कौन है। और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के हिसाब से जो संविधान शिवसेना का है उस संविधान के अंतर्गत ही राहुल नार्वेकर जी को डिसाइड करना था कि ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है। मैंने तब भी ये कहा था कि अगर राहुल नार्वेकर जी इस कंक्लूजन पे आते हैं कि शिवसेना का ओरिजिनल संविधान 1999 का जो बाला साहब ठाकरे साहब ने बनाया था, अमेंड करा था, वो माना जाएगा, तो फिर उद्धव ठाकरे साहब को बाहर जाना पड़ेगा। और अगर 2018 का संविधान पे संज्ञान लेंगे, उन्हें ये मानेंगे कि शिवसेना का 2018 का संविधान मान्य है, तो फिर एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना थी, जिसको आज आप ओरिजिनल शिवसेना कह सकते हैं, उसको बाहर जाना पड़ेगा। और आप देखिए आज जो चीज मैंने बोली थी वो हुई। वो एक्चुअली ये मैंने नहीं बोली थी, ये इशू तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय डिसाइड कर दिया था जब उन्होंने अपना जजमेंट दिया था। वो जजमेंट का अगर आप देखेंगे पेज नंबर 139, कोई भी आदमी पढ़ सकता है, पैराग्राफ डी जी में यही लिखा है कि द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेटर पार्टी अपॉइंट्स द व्हिप एंड द लीडर ऑफ द पार्टी इन द हाउस. Further, the direction to vote in a particular manner to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party. The decision of Speaker as communicated to the Deputy Secretary of Maharashtra Legislative Assembly dated 3rd July 2022 is contrary to the law. The Speaker shall recognize the whip and the leader who was duly authorized by Shiv Sena political party. अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया तो उन्होंने जो दूसरे डायरेक्शन दिए उसमें भी यही लिखा था कि भाई आप संविधान देखेंगे जी। और टेक्निकली जो हुआ वो ये हुआ कि सर, जो संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास था वो 1999 का था। जब शिवसेना बनी थी 1966 में सर, उस समय पे क्या हुआ था, शिवसेना का एक संविधान था जो थोड़ा सा असंवैधानिक था, अनडेमोक्रेटिक संविधान था, और उसको एक रिक्वेस्ट लेटर आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी को कि भाई आप थोड़ा अपने संविधान में इसको प्रॉपर करें। तो उस समय पे ये जो 1999 में पहला अमेंडमेंट हुआ था। अभी 1999 में जो अमेंडमेंट हुआ था शिवसेना के संविधान में, वो संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इन्होंने जमा कराया था। 2018 में फिर से उद्धव ठाकरे साहब ने अमेंडमेंट किया संविधान में, और ये 2018 का जो संविधान है उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को इलेक्ट करा शिवसेना का सर्वोच्च नेता। लेकिन वो ये संविधान को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देना भूल गए। तो शिवसेना का जब वो सिंबल का और ध्वज का जो जजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भाई 2018 का संविधान हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे पास है नहीं। तो ये भूलने वाली कोई बड़ी चीज है जो कि भूल गए, वो यानी उन्होंने लापरवाही की वहां पर भी? नहीं, लापरवाही की अब जो भी है सर, देखिए अभी क्या होता है, रोमन में एक कहावत है, जिसे मैं इंग्लिश में करके बता रहा हूं, लॉ इज हार्ड बट लॉ इज लॉ। मतलब कानून बहुत सख्त है, फिर भी कानून कानून है। बिल्कुल। तो अभी आपकी करी हुई गलती अगर आपके खिलाफ जाती है तो आज आपको कंप्लेंट नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज
रिकॉर्ड पे नहीं है, वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और ये अक्सर फैसलों में होता आया है। तो आज आप अगर किसी को इस फैसले से कुछ दिक्कत है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत वो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जा सकता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, वो अपनी एक्सरसाइज करें। विवेक जी, एक चीज और बताइए कि लोग भी उत्सुक रहते हैं पूछने के लिए कि आखिर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है व्हीप को लेके जो है पात्र अपात्र का मामला दर्ज कराया था, तो दोनों पक्षों को ही जो है पात्र कैसे करार दिया जा सकता है? कोई एक तो अपात्र हो सकता है, जैसे कि अगर शिंदे के गुट के 16 विधायक अपात्र हो गए तो उन्होंने इस उद्धव के खिलाफ भी जो जितने विधायक बचे हैं उनके खिलाफ पात्र का मामला दर्ज कराया, तो दोनों कैसे पात्र हो सकते हैं? यानी कि इसमें भी कुछ कानूनी क्या जानकारी जरा बताइए। ये एक टेक्निकल मुद्दा है जी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2018 में शिवसेना एक साथ थी जी, और वो अपना 2018 का संविधान वहां देना भूल गए जी, लेकिन उन्होंने एक पत्र 2018 में जब इलेक्शन हुआ, सो कॉल्ड इलेक्शन, जिसमें उद्धव ठाकरे जी सर्वोच्च नेता चुने गए जी, और उस संविधान के हिसाब से सारी पावर उद्धव ठाकरे जी के पास आ गई जी, किसी भी पार्टी को मतलब किसी भी पोजीशन को सेलेक्ट करने की। जी। तो ये उस संविधान को वहां देना भूल गए। कहाँ देना था इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, चुनाव ईसीआई में, चुनाव चुनाव आयोग में देना चाहिए, तो वो इन्होंने दिया नहीं। जी, अब वही गलती इनके खिलाफ भी चली गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो आपने अभी प्रश्न किया, मैंने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि ये इससे मिलती जुलती है। सेम गलती उद्धव ठाकरे साहब ने भी करी, इन्होंने अपना शिंदे साहब ने भी करी है। शिंदे साहब ने अपना एक केस पक्ष हमेशा से रखा कि भाई असली हमारी शिवसेना में कोई फूट नहीं हुई है, असली शिवसेना में मैं हूं। बराबर है। शिवसेना में फूट हुई और ये धड़ अलग हुआ, जी, ये केस उद्धव ठाकरे जी का था। जहां तक मुझे पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है उसमें एक लाइन कहीं ना कहीं पर आती है कि भाई जो शिंदे साहब का फैक्शन है उनका केस ये था कि भाई हाँ हमारे मतभेद हैं लेकिन शिवसेना अभी भी एक है, कहाँ हुआ। तो ऐसे जब बातें फंसती हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टी को अपात्र ठहराया जा सकता है, जो कि उद्धव ठाकरे जी की है। लेकिन अगर ये बात नहीं है, जैसे अभी जो अपने शिंदे साहब हैं उन्होंने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि भाई स्पीकर साहब का ये जो डिसीजन है ये गलत है। अगर मैं पात्र हूं तो सामने वाला अपात्र है जी। लेकिन जब ये इलेक्शन उनके सामने जो ईसीआई का जो जजमेंट है जब उनके सामने जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको ये बात तो देखनी ही पड़ेगी कि भाई आपका ओरिजिनल स्टैंड क्या था। आप रोज अपना स्टैंड नहीं बदल सकते जी। अब जहां तक आपकी विप की बात है या लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ फ्लोर की बात है, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, दो पार्ट हैं। एक लेजिस्लेटिव पार्टी है जो इलेक्ट होकर गई है जी। और दूसरी है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विप अपॉइंट करती है और उस विप को स्पीकर को मानना पड़ता है। तो यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी ही ओरिजिनल जो शिवसेना है, जिस दिन आप क्लेम करते हो भाई आज से हमारे दो धड़ हो गए, हम अलग अलग हो गए, उस दिन जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर राहुल नार्वेकर जी इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि भाई उस दिन जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो शिंदे साहब की सेना थी, तो ठीक है, शिंदे साहब की सेना होगी, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है। मानने तैयार नहीं है सर देखिए, मैं कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करता हूं। कभी भी कोर्ट में तीन लोग अप्रोच करते हैं या दो, मान लीजिए दो पार्टी अप्रोच करते हैं वाद विवाद के लिए, एक है वादी और दूसरा प्रतिवादी। अब इसमें तो दोनों ही वादी हैं, दोनों ही प्रतिवादी हैं, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कर रखा और काउंटर केस कर रखा है। अब दोनों तो जीत नहीं सकते भाई, क्रिकेट का मैच तो है नहीं है कि टाई हो गई, इसमें तो फैसला एक के फेवर में आएगा और एक के अगेंस्ट आएगा। अच्छा, जिसके फेवर में फैसला आता है वो खुश होता है, वो कहता है कि भाई ठीक है जजमेंट बहुत बढ़िया है, और जिसके अगेंस्ट जाता है वो कहता है जजमेंट ही गलत है क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी गई, या वो ये कहता है कि भाई सामने वाला बायस था। अब देखो, आप ये कहोगे भाई स्पीकर साहब बायस थे, उन्होंने दे दिया, तो भाई किसी भी आप विधानसभा में चले जाओ, स्पीकर तो अपॉइंट हो गया किसी ना किसी पार्टी से ओरिजिनली आता ही है ना, तब उसके सामने जितने भी मुकदमे जाएंगे वो बायस्ड ही होंगे उस पार्टी के लिए। भाई ये कहना अलग है, जब कोई आदमी ट्रिब्यूनल में किसी पोजीशन पे बैठ जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता जी। फिर वो उस चेयर का होता है। बिल्कुल। तो आज ये जो चेयर थी,
जिस पर राहुल नार्वेकर जी बैठे थे, मतलब स्पीकर की जो चेयर थी, उसका एक रोल था उसका, और उस रोल को भी सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया। आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसमें खुद उद्धव भाई गए, वहां जाकर उन्होंने बताया, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जो उसमें कहा है वही डिसीजन उसी पैरामीटर पे उनको देना है। अब वो सादी गली का केस हो, नेबम राधिया का केस हो, सब केस हो, सारे मुझे मान्य है, लेकिन हकीकत यही है कि आज की डेट में उनका जो डिसीजन आया है वो यही है कि भाई शिंदे साहब की जो सेना है वही ओरिजिनल सेना है, उनका ही व्हिप माना जाए, उनका ही व्हिप माना जाएगा। तो अब दूसरी पार्टी को मान लेना चाहिए। अब क्या लगता है कि उद्धव जी इसके खिलाफ जो है, नार्वेकर जी के खिलाफ जो है, जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो क्या लगता है कि इसका डिसीजन क्या होगा और कब तक होगा? अब सर इसकी तो कोई टाइमलाइन हो नहीं सकती, क्योंकि अब वो गए हैं इस डिसीजन के खिलाफ, तो अब सुप्रीम कोर्ट आज गए और कल डिसीजन दे दे तो ये तो मतलब होगा नहीं। तो पहले उनकी पिटीशन लगेगी, फिर वो जाएंगे वहां पे, फिर इशू नोटिस होगा, फिर सामने वाली पार्टी को मतलब जवाब देना होगा। मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ कि सामने वाली पार्टी 4 हफ्ते में आके अपना जवाब दे दे और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर दे कि भाई ठीक है, आओ हम सुन लेते हैं। तो ये मतलब थोड़ी सी स्थिति बैलेंस नहीं होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खाली आपका ही नहीं, बहुत लोगों के मुकदमे पेंडिंग है। तो हम तो कहें कि साहब कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, बट वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि सर वो इनका मुकदमा कब सुनना चाहता है। लेकिन जो इस समय की करंट परिस्थिति चल रही है, समझो अगर ये 4-6 महीने भी लग गए इस मुकदमे को सुनने के लिए और होने के लिए, तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल टाइप का मुकदमा रह जाएगा और इसमें कुछ फल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बाय दैट टाइम ये विधानसभा खत्म हो चुकी होगी, आप ऑलरेडी इलेक्शन में हो गए जी। तो अब उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला रखा तो भी ठीक, और पलट दिया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा यह मानना है कि आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द जुडिशियल टाइम, आप क्यों कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो? आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो ना जी, वो समय वहां पर गया। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी गए हैं उसका निर्णय जो है इतना आसान भी नहीं है, और इतना समय रहते भी हो जाएगा, इतना ऐसी कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को बहुत डिफिकल्ट है सर। सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इस निर्णय को देने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या लगता है कि जो राहुल नार्वेकर जी का डिसीजन था, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट भी जा सकती है, लगता है आपको? सर देखिए, जो जजमेंट मैंने पढ़ा और जो जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा, जिसके हिसाब से उन्होंने राहुल नार्वेकर जी को मतलब डायरेक्शन दिया कि भाई आप इन पैरामीटर्स में जी बताएं, मुझे तो ये लगता है कि डिसीजन बराबर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े बड़े दिग्गज वकील बहस करते हैं जी, तो वो क्या पॉइंट कोर्ट के सामने रखते हैं और क्या नई चीज बताते हैं, उस चीज के ऊपर फैसला आएगा। लेकिन फिर भी मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप संविधान, जो पार्टी का संविधान है उसको देखकर आप ये डिसीजन पे आएंगे, वो संविधान को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट जो है आगे बढ़ेगा। और वो संविधान कौन सा होगा? वो 1999 का ही संविधान होगा, 2018 का नहीं होगा। धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा यही थी, उद्धव जी जो आरोप लगा रहे हैं राहुल नार्वेकर जी के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पर, हमें प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं बड़ी संख्या में, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिसने शायद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर तो करते ही रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।